नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पेपर 1 के लिए झारखंड स्पेशल करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये पहला मिनी मॉक टेस्ट है और इसका जो PDF है ओनली और ओनली फॉर हमारे पेड स्टूडेंट को ही मिलेगा, यूट्यूब के स्टूडेंट को ये नहीं मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 और 19 जनवरी को रांची के विभिन्न सेंटरों में लिया जाएगा। ऐसा JSSC की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया है, तो उसी के आधार पर हमको देखते हुए हम लोगों ने झारखंड स्पेशल कहिए कि ये स्पेशल सेशन आप लोग के लिए रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक बता दूं कि सभी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। जिनको लेना था वो उन्होंने ले लिया, और जिनको अब लेना हो उन लोग को यही प्राइस पर ये मिलेगा। अगर यूनिट वाइज लेना हो वन लाइनर तो उन लोग को पड़ेगा 660 रुपया। कंप्यूटर का अगर बुकलेट चाहिए तो उनको पड़ेगा 100 रुपीज, और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो उनको पड़ेगा 299 का पड़ेगा। आप लेके आप अपनी तैयारी को आगे और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट जो है वह फादर हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो फादर हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट फादर जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था। यह अधिनियम आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। ये CNT एक्ट जो है ये लागू 11 नवंबर 1908 को हुआ था, और यह अधिनियम जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? तो विद्रोह का नेतृत्व पलामू के क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर के द्वारा किया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में पलामू में चेरो और खरवार जनजातियों को संगठित कर नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ा था। कैसा? तो छापामार युद्ध छेड़ा था। इन्हें 1859 में लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी, और यह विद्रोह भोक्ता समुदाय से संबंधित था। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई और किस जनजाति से मुख्य रूप से जुड़ा था? यह 1914 में हुई और यह उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई, और यह उरांव जनजाति की एक शाखा द्वारा चलाया गया संस्कृतिकरण और अहिंसक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। यह एकमात्र जनजातीय आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में पूर्णतः अहिंसक रूप से भाग लिया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कुकरा के नाम से जाना जाता था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मुगल कालीन ग्रंथों जैसे आईने अकबरी में झारखंड क्षेत्र को कुकरा या खुखरा कहा गया है। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी इसका उल्लेख है, जहां शंख नदी से हीरे मिलने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका नाम था आदिवासी महासभा था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1938 में गठित आदिवासी महासभा का नाम बदलकर 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी कर दिया था। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा, और इसका चुनाव चिन्ह जो था वह मुर्गा था। अगला प्रश्न है, दामिन इकोह की घोषणा कब की गई और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संथाल परगना से संबंधित है, और इसकी जो घोषणा है 1824 में की गई, यानी 6 का ए हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1824 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों और उसके आसपास के क्षेत्र को दामिने को सरकारी भूमि घोषित किया गया, ताकि वहां संथालों को बसाया जा सके।
इसका उद्देश्य पहाड़िया जनजाति को बाहर करना और संथालों की कृषि कार्य में लगाना था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष और दूध पानी से लेख प्राप्त हुए हैं? तो यह दुमदुमा से प्राप्त हुए हैं। कहां से? यह दुमदुमा से प्राप्त हुए हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग के दुमदुमा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। दूध पानी शिलालेख 8वीं सदी भी हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है और इसको हजारीबाग से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग मिले हैं। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं झारखंड की कला, संस्कृति और साहित्य से। झारखंड का कौन सा नृत्य योद्धा नृत्य यानी कि मार्शल डांस की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? तो ये पैका आता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पैका एक ओजपूर्ण नृत्य है जो पुरुष प्रधान है। इसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा धारण कर हाथ में तलवार और ढोल लेकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुंडा और सदान समुदाय में प्रचलित है। इसे स्वागत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के लेखक कौन है? तो विदु चांदन के लेखक जो है वो कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है। कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विदु चांदन नाटक लिखा था। उन्होंने ही संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार भी किया। रघुनाथ मुर्मू को संथाल समाज में गुरु गोमके कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोहराय और कोहबर चित्रकला को हाल ही में जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। यह मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो यह हजारीबाग से संबंधित है। किससे? तो हजारीबाग से संबंधित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सोहराय और कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से हजारीबाग जिले की महिलाओं द्वारा प्रचलित है। यह भित्ति चित्रकला यानी कि मुराल पेंटिंग या मुराल आर्ट है। सोहराय जो है ये फसल कटाई और पशु पूजा के रूप में मनाया जाता है और कोहबर जो है विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? तो किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? यह संथाल जनजाति में कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले तो नोट हम लोग याद कर लें कि संथालों में युवा गृह की परंपरा अब धीरे धीरे क्या हो गई है? छीन हो गई है। लेकिन पारंपरिक शब्दावली में इसे घोटुल कहा जाता है। गोंड जनजाति भी इसे घोटुल कहते हैं। उरांव में इसे धुमकुरिया और मुंडा में गीतीओड़ा कहा जाता है। संथाल जनजाति में युवा को घोटुल कहा जाता है जहां युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। यानी कि युवा गृह यानी कि घोटुल में सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, मुंडारी टुड कोठारी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंडारी टुड कोठारी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? यह मनमसीह मुंडू है। कौन है? तो मनमसीह मुंडू है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। मनमसीह मुंडू ने मुंडारी टूट कोठारी की रचना की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म लिखी थी। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसे 2010 में शामिल किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरायकेला छऊ को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। इसके मुख्य केंद्र जो है वो सरायकेला झारखंड में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज उड़ीसा है। इसके हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का भूगोल और खनिज और उद्योग से। इसमें पहला प्रश्न जो है वह है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 3 राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करती है बल्कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है गढ़वा। कौन? तो गढ़वा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र को स्पर्श करता है, साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़ को भी छूता है। यह 3 राज्यों को छूने वाला एकमात्र जिला है। यह यूपी को छूने वाला भी एकमात्र जिला है। सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा को छूता है, वहीं पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छूता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड में किस प्रकार की सर्वाधिक चट्टानें पाई जाती है? तो आर्कियन, ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान यानी ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें लौह अयस्क श्रृंखला कोल्हान क्षेत्र में
पाई जाती है। कहाँ? तो कोल्हान क्षेत्र में लौह अयस्क श्रृंखला में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेंटोनाइट जिसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है का उत्पादन झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन जो होता है वो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? यह साहेबगंज में होता है। कहाँ? तो साहेबगंज में होता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। साहेबगंज जिले में बेंटोनाइट के प्रचुर भंडार हैं। कोडरमा में बात करें तो यहाँ अबरक जो है वो अबरक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, और वहीं लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना यानी डीबीसी के तहत बनाया गया पहला बांध कौन सा है? तो डीबीसी के तहत बनाया गया पहला बांध जो है वह तिलैया बांध है। कौन सा है? वह तिलैया बांध है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डीबीसी स्थापना 1948 के तहत बराकर नदी पर तिलैया बांध 1953 में सबसे पहले बनाया गया था। डीबीसी जो है ये अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल को जादूगोड़ा खदान कब शुरू हुई? तो यूसीआईएल की जादूगोड़ा खदान जो है ये 1967 यानी कि 1967 में शुरू हुई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जादूगोड़ा यानी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, में यूरेनियम खनन का कार्य 1967 में शुरू हुआ। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान है। तुरामडी और नरवा पहाड़ भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जिसे लोध जलप्रपात भी बोला जाता है किस नदी पर स्थित है? यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। कहाँ? तो बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में बूढ़ा नदी यानी कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 143 मीटर यानी कि 469 फीट है। याद रखना है कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जियाडा के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जो है या प्राधिकार जो है वो कार्यरत हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्र ये विकास प्राधिकार हैं। पहला बियाडा ये बोकारो में है, रियाडा ये रांची में है, और अयाडा ये आदित्यपुर या जमशेदपुर बोल सकते हैं, या एसपीयाडा ये संथाल परगना और दुमका में है। अगला प्रश्न है, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? कनाडा बांध जो है यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दुमका जिले के मसानजोर में मयूराक्षी नदी पर स्थित बांध को कनाडा बांध कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण कनाडा के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था और प्रशासन से। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन अनुच्छेद 333 और 331 को समाप्त कर दिया गया। अब झारखंड विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 81 यानी कि सभी निर्वाचित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ यानी सर्किट बेंच कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? ये दुमका में प्रस्तावित करने का यह प्रस्ताव है, स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड की राजधानी या उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न है, पेशा कानून यानी पेशा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यानी ग्राम सभा को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है पेशा कानून के तहत? तो जनजातीय समुदाय के बीच मुकदमों का अंतिम फैसला ये नहीं है। इसका अंतिम फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो क्या क्या अधिकार प्राप्त है? तो भूमि अधिग्रहण के में अनिवार्य परामर्श, लघु वनपोज का स्वामित्व और नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण, ये अधिकार जो है पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा है उनको प्राप्त है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पेशा एक्ट सभा को मजबूत बनाता है। पेशा जो है एक्ट है वो ग्राम सभा को मजबूत बनाता है, लेकिन इसे न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर का अधिकार नहीं है। पेशा का जो फुल फॉर्म होता है वो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है।
अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। किसके तहत? तो 315 के तहत किया गया है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। जेपीएससी की स्थापना जो होती है 2001 में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं फटिक चंद्र हेम्ब्रम है। अब अगला हम लोग देखते हैं खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में झारखंड की सलीमा टेटे और निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित हैं? यह हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ी हैं। निक्की प्रधान ओलंपिक रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। वहीं सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड की दीपिका कुमारी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हें पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला था? तो दीपिका कुमारी को पद्मश्री का सम्मान जो है वो किस वर्ष दिया गया था? तो 2016 में दिया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। उस टीम के फाइनल में किस देश को हराया था? किसको हराया था? तो हॉलैंड यानी नीदरलैंड को हराया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय टीम ने फाइनल में हॉलैंड यानी नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी सर्वोच्च नेता या ग्रेट लीडर कहा जाता है। वहीं शिबू सोरेन को दिसुम गुरु कहा जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न, अब जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो उन्हें 2007 में मिला था। तो लोग व्याख्या देखते हैं। एमएस धोनी को 2007-8 में खेल रत्न पुरस्कार मिला था और उन्हें पद्मश्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में और मानद लेफ्टिनेंट कर्नल 2011 में मिला था। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, विकास योजनाएं और करंट अफेयर। जैसे अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह झारखंड सरकार से है और 3 कमरों वाला पक्का मकान इसका उद्देश्य है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना का उद्देश्य राज्य के बेघरों को 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए मुफ्त या रियायती बस सेवा। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों जैसे छात्रों, बुजुर्गों, आंदोलनकारियों को प्रखंड या जिला मुख्यालय तक आने जाने के लिए सुलभ परिवहन यानी कि बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? यह 2021 में लागू की गई थी। हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में लागू की गई थी, जो 5 वर्ष के लिए प्रभावी है और इसका उद्देश्य राज्य को निवेश हब बनाना है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ने किस पूर्ववर्ती योजना का स्थान लिया है? तो किस पूर्ववर्ती योजना का स्थान लिया है? यह लिया है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। किसका? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लिया। इसका उद्देश्य किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विकास या बाल विवाह को रोकना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में एम्स संचालित है? तो एम्स जो है यह देवघर में है। कहाँ? तो देवघर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड का एकमात्र जो एम्स है वो देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है, और अब हम देखते हैं विविध और हाई लेवल के प्रश्नों को। से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र के प्रकार पर आधार सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा जो युग्म है वो वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर सही सुमेलित
नहीं है। तो मांदर जो है ये अवनद वाद्य है, ये तो सही है। दूसरा केंद्रीय जो है यह केंद्रीय तंतु वाद्य है, ये स्ट्रिंग है, ये भी सही है। मदन भेरी सुशिर वाद्य है यानी विंड, ये भी सही है। और एकतारा घन वाद्य ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक तारा जो है एक तंतु वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, न कि घन वाद्य। घन वाद्य वे होते हैं जो धातु या लकड़ी के टकराने से बचते हैं, जैसे कि करताल। मांदर जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय अवनद वाद्य है। अगला प्रश्न है 1940 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यह अधिवेशन झारखंड की धरती पर संपन्न एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है झारखंड में ऑपरेशन वरुण का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन वरुण का संबंध जो है ये पेयजल समस्या का समाधान से संबंधित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन वरुण का संबंध पेयजल समस्या के समाधान यानी कि तालाबों के जीर्णोद्धार आदि से है। नक्सल विरोधी अभियानों में ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन ऑक्टोपस प्रमुख है। अगला प्रश्न है सरहुल पर्व के दौरान किस वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो साल यानी सखुआ की पूजा जो है यह विशेष रूप से की जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरहुल जिसे बा पर्व कहा जाता है, फूलों का त्योहार है। इसमें साल यानी सखुआ के वृक्ष और उसके फूलों यानी सरई की पूजा की जाती है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि JSAC कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपका रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई। तो लोग व्याख्या देखते हैं। JSAC यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह उपग्रह डेटा का उपयोग कर राज्य के विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है नेतरहाट यानी छोटनागपुर की रानी किस पहाड़ी पर स्थित है? छोटनागपुर की रानी जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? यह पाट क्षेत्र यानी कि पाट रीजन में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नेतरहाट पाट क्षेत्र का हिस्सा है यानी पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी भाग यानी परसनाथ को छोड़कर है। नेतरहाट जो है ये लातेहार जिले में है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? यह कौन सी नदी है? यह स्वर्ण रेखा है। कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो किसी अन्य नदी में न मिलकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी नदी पर हुंडू जलप्रपात है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह हुल के प्रतीक के रूप में किस पेड़ की टहनी का उपयोग किया गया था? तो किसका? तो साल या सखुआ की टहनी का प्रयोग किया गया था। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1855 के संथाल हुल यानी विद्रोह के दौरान संदेश वाहक के रूप में साल यानी सखुआ की टहनी यानी डाली का उपयोग गांव-गांव में घुमाकर किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह बोकारो में है। कहाँ है? तो बोकारो में है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। याद रखना है कि रांची में और मांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। अगला प्रश्न है झारखंड में हरित क्रांति का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित रहा? यह उत्तरी कोयल बेसिन यानी कि प्लामू क्षेत्र तक ही सीमित रहा। तो लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से प्लामू क्षेत्र यानी कि उत्तरी कोयल बेसिन में देखा गया। यहाँ सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत बेहतर थी। अगला प्रश्न है डोमकच क्या है? तो डोमकच जो है विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य या नृत्य है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डोमकच जो है विवाह के अवसर पर वर पक्ष के घर में जब बारात चली जाती है तब महिलाओं द्वारा किया जाने वाला हास्य विनोद पूर्ण लोक नाट्य या नृत्य है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनघनत्व यानी डेंसिटी वाला जिला कौन सा है? यह धनबाद है। कौन सा है? तो धनबाद है।
इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। धनबाद का जनघनत्व सर्वाधिक यानी 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका याद रखना है कि न्यूनतम जनघनत्व जो है वो सिमडेगा में है 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड लोकसेवा गारंटी अधिनियम राइट टू सर्विस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट टू सर्विस एक्ट जो है ये 2011 में लागू किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य नागरिकों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये न्यूज में है। इसको आप याद ही रख लीजिएगा क्योंकि इसका प्रश्न फंसने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम में स्थित दलमा अभ्यारण्य यानी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरुआत हुई थी। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, झारखंड की उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। देखिए, परंपरा के अनुसार रांची राजधानी में राज्यपाल गणतंत्र दिवस और मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं, लेकिन दुमका उपराजधानी में अक्सर मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पर या दूसरे वरिष्ठ मंत्री ध्वजारोहण करते हैं। याद रखना है इसमें आप लोग को एक और पॉइंट, 26 जनवरी को राज्यपाल रांची में और मुख्यमंत्री दुमका में झंडा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को मुख्यमंत्री रांची में और मंत्रीगण जिलों में झंडा फहराते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए झारखंड शिक्षा के द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जिसमें से आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही, उसके साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका अलग से आंसर शीट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है तो उन लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर फुल मॉक टेस्ट का प्रयोग करके अपनी परीक्षा की तैयारी को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ओनली फॉर हमारे पेड स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार से फिर से धन्यवाद।